द चार्ली किर्क शो चलाते थे, जिसके दर्शक मिलियन में थे। बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक रहे। युवाओं को राजनीति में जोड़ने का काम किया और युवाओं को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ने का, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जोड़ने का काम किया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से गहरी नजदीकी हो गई। जेनजीज वोटर के बीच में उनकी काफी पैठ थी। 2024 में ट्रंप ने मतदाता अभियान का जिम्मा किर्क को सौंपा था। आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त चार्ली किर्क पर हमला हुआ, उस वक्त चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, जिसका नाम द अमेरिकन कमबैक टूर था, जिसमें युवाओं को वो संबोधित कर रहे थे, युवाओं के साथ डिबेट कर रहे थे। तभी एक गोली चली और कहा जा रहा है कि हमलावर ने लगभग 180 मीटर की दूरी से स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए गोली चलाई। वीडियो क्लिप जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि गोली की आवाज आते ही 31 साल के चार्ली किर्क अचानक गिर पड़े और गोली सीधे उनके गर्दन पर लगी। अब जरा सोचिए कि दुनिया के जंग को रुकवाने का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर हमने रुकवा दिया। वो कहते हैं रूस यूक्रेन जंग हम रुकवा देंगे। इसके अलावा कई और जंगों को रुकवाने का दावा करते हैं। वो अपने दोस्त की हत्या क्यों नहीं रोक पाए? वो अपनी दोस्त की हत्या की सूचना क्यों नहीं हासिल कर पाए? वो अपने घर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ट्रंप के ही समर्थक को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या ट्रंप के भाषण सिर्फ दुनिया के लिए होते हैं? उनके अपने देशवासी हिंसा और नफरत की आग में झुलसते रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ट्रंप 2.0 के लिए सबसे मेन किरदार चार्ली किर्क रहे, उन्हीं चार्ली किर्क को वो सेव नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। तो अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कैसे बचा पाएंगे? अमेरिका खुद को लोकतंत्र का मंदिर कहता है, सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है। आज उसी लोकतंत्र के भीतर नफरत का तूफान है। लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई सामने दिख रही है। अमेरिका में कानून व्यवस्था बोगस है। ट्रंप कहते हैं वो दुनिया को बदल देंगे। तो क्या ट्रंप की राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बदल पाएगी? क्या ट्रंप के भाषण अमेरिका की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या चार्ली की मौत ट्रंप की नाकामी का सबूत है? और क्या दुनिया को नसीहत देने वाले ट्रंप अपने घर में फैलती नफरत से आंखें मूंदे बैठे हैं? ट्रंप अमेरिका के सबसे ताकतवर पोजीशन पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो सिर्फ बयानबाजी के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए। अमेरिका की मौजूदा तस्वीर को आप देखेंगे तो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में विकास नहीं, बर्बादी की लकीर खींचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों के साथ दगा करना, झूठ पर झूठ बोलना या पड़ोसी देशों की पीठ पर छुरा घोंपना ट्रंप की आदत बन गई। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप ने किन दोस्तों को अपना दुश्मन बनाकर खतरा मोल लिया। भारत एक बहुत अच्छा अलाई था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय पीएम के साथ बहुत बढ़िया संबंध था, लेकिन भारत के साथ उन्होंने संबंध बिगाड़े। कनाडा के साथ उन्होंने संबंध बिगाड़े। जर्मनी जो बहुत अच्छा अलाई हुआ करता था अमेरिका का, उनके साथ संबंध बिगाड़े। फ्रांस के साथ संबंध बिगाड़े। ब्राजील के साथ संबंध बिगाड़े। मैक्सिको के साथ संबंध बिगाड़े। ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बिगाड़े। ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन बना लिया। मित्र देशों से ट्रंप की दुश्मनी की वजह सिर्फ टैरिफ ही नहीं, बल्कि ट्रंप के झूठ और झूठे दावों से दुनिया भर का भरोसा खत्म होना भी है। एक रिपोर्ट कहती है कि 4 साल में ट्रंप ने 30,000 से ज्यादा झूठ बोला, और ये 4 साल 2017 से 2021 तक का कार्यकाल है जिसको लेकर यह स्टडी की गई। यह डोनाल्ड ट्रंप की पहला कार्यकाल आप इसे कह सकते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस दौरान 32 ऐसे दावे किए जो पूरी तरह से झूठे थे या भ्रामक थे। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था। ट्रंप ने दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले। इसी तरह उन्होंने रोजाना औसतन 21 झूठे दावे किए। कार्यकाल के पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठे या भ्रामक दावे, दूसरे साल में हर दिन 16 और तीसरे साल में हर दिन 22, चौथे साल में हर दिन 39 झूठे दावे किए। यानी जैसे जैसे ट्रंप समझदार होते गए, उनकी झूठ की फेहरिस्त बढ़ती चली गई। ट्रंप से दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका की जनता भी त्रस्त होने लगी। ट्रंप का तानाशाह रवैया उन्हें और उनके देश को गर्त में ले जाता नजर आ रहा है। तो क्या ट्रंप के देश में या अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिर गए?
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। चार्ली किर्क की मौत एक बार फिर गन कल्चर पर भी सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी सियासत में गन कल्चर पर बहुत बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चलती हैं। अमेरिका में गन रखना कानूनी और आम बात है। लोग इसे अपनी आजादी और सुरक्षा से जोड़ते हैं। अमेरिका का संविधान सेकेंड अमेंडमेंट लोगों को हथियार रखने और चलाने का अधिकार देता है। क्या है यह कानून? साल 1791 में, माफ कीजिएगा, साल 1791 में संविधान में संशोधन किया गया। यह सेकेंड अमेंडमेंट था, जो बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा था। नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार मिला ताकि वो अपनी सुरक्षा और आजादी की रक्षा कर पाएं। इसमें कहा गया कि इसे छीना नहीं जा सकता है। अमेरिका में 72% बंदूक मालिक यही कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं। अमेरिका में हर साल बिकने वाली बंदूकों की संख्या में लगातार बदलाव देखा जाता है। अमेरिका में जो नागरिक हैं, उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। अमेरिका में नागरिकों के पास लगभग 393 मिलियन बंदूकें हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जिसका मतलब यह है कि हर 100 अमेरिकी नागरिकों के पास 120 बंदूकें हैं। मतलब एक नागरिक के पास एक से ज्यादा बंदूक। और अमेरिका में लगभग 40 से 44% घरों में बंदूकें हैं और 32% अमेरिकी बंदूक के मालिक हैं। सोचिए गन कल्चर कितना आम है। और ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं, पैनिक वाले फैसले ले रहे हैं, तो फिर यह गन कल्चर और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके बीच में चार्ली किर्क की हत्या। तो क्या एज अ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद रुमान हाशमी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राज भयानी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन फिजिशियंस एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जो डिबेट की शुरुआत है आज, वो मैं संतोष जी से करूं। और पहला सवाल मेरा संतोष जी से ही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने घर में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं और उनके सबसे करीबी की हत्या हो जा रही है और उस पर वो सिर्फ अफसोस जाहिर कर रहे हैं। यहां तक कि हमलावर अभी तक फरार है। वो तो कहते हैं हमने भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर युद्ध को रुकवा दिया, वो एक हमला नहीं रोक पाए। देखिए विवेक जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा पैटर्न है, जब से वो अपना टर्म रिज्यूम किए, आप देखेंगे कहीं न कहीं वो बहुत बड़े स्तर पर हमलावर है। और दो स्तर पर, ऐसा नहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में, आप घरेलू लेवल पे या घरेलू स्तर पर देख लीजिए। मस्क के साथ उनका कितना याराना था, सबको पता है किस तरह से वो राजनीति कर रहे थे, मस्क को लेके आगे बढ़ रहे थे। आज उन्हीं के साथ उनका बहुत बड़ा बैर है, दुश्मनी है। उनको धमकी तक दे चुके हैं कि आपको तो आपके मूल देश में वापस भेज सकते हैं, भेज देंगे। तो इस तरह की बिल्कुल। धमकी वही दे सकता है जिसकी मानसिक स्थिति कहीं न कहीं, मैं बोलूं, अनस्टेबल है। आप विश्व के तमाम देशों को चुनौती दीजिए, आप ब्राजील को दीजिए, मैक्सिको को दीजिए, इंडिया को दीजिए, ब्रिटेन को दीजिए, जिसको देना है वो अपनी जगह है। लेकिन कम से कम उनके प्रति लॉयल रहिए जो आपके बुरे दौर में आपके साथ खड़े रहे। एलन मस्क उस दौर के आदमी है जब डोनाल्ड ट्रंप को जनता लाइक नहीं करती थी, हरा के बाहर भेज दी थी राजनीति से। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जब जीत की सत्ता में आते हैं उन्हीं मदद से, तो उनको सबसे बाहर कर देते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो पॉइंट आप देखिए, वहां कहा जाता है कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है। और मेन कहते हैं वी आर बिगेस्ट प्रोपेगेटर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब। जहां हम जाते हैं वहां पे शांति स्थापना करना चाहते हैं, वहां पे अधिकार देना चाहते हैं, लोकतंत्र देना चाहते हैं। इसी नाम पे कितने देशों में नरसंहार किए है, युद्ध को इम्पोज किए है। आज स्थिति यह है कि वही लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लग गया। जरा देखिए, वो सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने ही तमाम जो करीबी थे उनके अधिकारों का हनन किए, उनको बोलने की आजादी को छीनने की कोशिश किए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाने की कोशिश किए। आज वहां की जनता जो उनके साथ थी, आज उनके विरुद्ध खड़ी हो रही है। तो जो चार्ली के साथ हुआ, वो ऐसा नहीं कि आज अचानक से हो गया। वो कहीं न कहीं वो दिखाता है कि उनके खिलाफ उनके ही लोग आज बगावत करने के लिए उतर पड़े हैं। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रूव किया वो ये किया कि लोकतंत्र वहां खतरे में है। और मैं तो बार बार कहता हूं, अब अमेरिका लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। अगर लोकतंत्र का उदाहरण किसी देश को मानना है आज वर्तमान दुनिया, वर्तमान परिदृश्य में, तो मुझे लगता है भारत है।
1948 के नहीं तो आजादी क्या के बाद तमाम समस्याओं के बाद। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने घर के मोर्चे पर फेल माने जाएं? बिल्कुल। आप देखिए, घरेलू मुद्दों पे फेल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे फेल है, उनके पास कोई और विषय नहीं बचा। अब वो खाली मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भय ये है कि कहीं ऐसा नहीं जो बाहर का प्रतिरोध हो अंदर तक पहुंच जाए। जो बाहर के देशों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप बताइए वहां पे जितने प्रवासी हैं तमाम दुनिया के देशों के, चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे ब्राजील से आए हो, कनाडिया से आए, कनाडियन हो, बहुत बड़ी मात्रा में है। जिस तरह तमाम देशों के साथ इनका व्यवहार है, वहां के अंदर में जो नागरिकता लिए हुए लोग हैं, हम्म। प्रवासी हैं, वही उनके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? वहां के जो मूल निवासी हैं। तो कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप को डर ये नहीं है कि तमाम बाहर के देश उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। उनको डर है कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसका पहला जो घटनाक्रम घटा वो आज है, जो बहुत दुखद है। मुझे लगता है इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को असेस करना चाहिए। आपको इस तरह जो जोकरगिरी कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। डॉक्टर राज भयानी साहब, क्या लेफ्ट वर्सेस राइट का एक बड़ा खतरा अब अमेरिका पर है? क्योंकि जिस तरह से चार्ली किर्क की हत्या हुई और चार्ली किर्क की फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है और अमेरिकी यूथ में बहुत पॉपुलर है वो। डॉक्टर भयानी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा हाँ हूं, जी, क्या लेफ्ट वर्सेस राइट की चक्की में पिसने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बिल्कुल। किर्क दिस इज किर्क कोई छोटे जैसे मोटे वो इंसान थे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का। हम्म। कैन यू हियर मी? आप सुन रहे बिल्कुल हैं सुन ना? पा रहा हूं, बताइए। जी, थैंक यू सर। तो ये जो हुआ आज कल में, दैट हैज बीन वेरी वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी इन अमेरिका। और इसमें आपने जिस तरह से एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सही है। ये लेफ्टिस्ट लोग बिल्कुल जो ट्रम्प की वजह से राइट मूवमेंट चल रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने चार्ली कर को मार डाला। इसमें ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी की जो संभावना होती थी वो अभी बिल्कुल गिर गई है। हम्म। एंड ये जो एनएसए एंड एफबीआई हैव फेल्ड कंप्लीटली टू प्रेडिक्ट और टू स्टॉप दिस अटैक ऑन चार्ली कर्क, विच शोज कि इनका जो अभी फोकस जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरा ये जो ट्रम्प टैरिफ, ये इंडिया को हमेशा नीचा दिखाना, या फिर जो अभी इसराइल का जो पैलेस्टाइन में जो चल रहा है गाजा में, उसके लिए भी उनका भी कोई आदमी हो सकता है। दैट इज वन प्रेडिक्शन कि ये एज अ प्रोटेस्ट टू दी व्हाट इज गेटिंग किल्ड इन गाजा, एंड ट्रम्प इज नॉट लुकिंग एट इट और स्टॉपिंग इट, उसका भी प्रोटेस्ट हो सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ थेरीज गोइंग अराउंड कि ये किसने किया रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल इसका एक इम्पैक्ट मत है अब कि ये अब क्या ट्रम्प का इम्पैक्ट फेल्योर होगा? है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका आफ्टर मैथ इसका क्या होगा? इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट अभी ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो ही हैज टू फोकस बैक इनसाइड अमेरिका एंड अपनी हमारे जो अंदर की सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और चार्ली कर्क को मारा डाला, अभी उसके बाद लोरा लूमर है या बाकी जो कोई राइट विंग एक्टिविस्ट है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड भी अपने कैश पटेल को भी इसका सीरियसली लेना पड़ेगा कि हमें वापस अमेरिका में फोकस करना बहुत जरूरी है। और हमने जिस तरह से हर जगह ट्रम्प ने रिलेशन बिगाड़ दिए, जैसे आपने पहले कहा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेरिफ का भी इम्प्लीमेंट करना था तो ही कुड हैव डन इट ग्रेजुअली। जो कंट्रीज टेरिफ में ही कैन इंक्रीज की हर साल 5% बढ़ा जी। दिया जाए, ऐसे कुछ कर सकता था। लेकिन जिस तरह से वो आपने कहा वही सही है, मेक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, इंडिया के साथ, हम्म। जो अमेरिका के बिल्कुल दोस्त रहे और अलाइज रहे हैं, ईयू, जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड, सब जगह, जापान स्पेशली, उसका भी जो अगर आपने देखा वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टैरिफ इशू। सो एवरीवेयर देर इज अ टर्मोइल एंड देर इज नो फोकस इंटरनली, एंड दे ऑल आर फोकस ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो। एंड ये ट्रम्प को वेकअप कॉल है और अमेरिका को, गवर्नमेंट को वेकअप कॉल है कि ये वापस वी हैव टू फोकस बैक इनसाइड अमेरिका, अदरवाइज दिस विल ओनली गेट वर्स। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि एक राइट विंग मूवमेंट जो अमेरिका में चल रहा है उससे लेफ्ट विंग वाले जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में अगर आप सबसे पुराने लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र में गन कल्चर की तो पहली कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद, आंदोलन, प्रतिकार, विरोध, राजनीतिक आंदोलन मायने रखता है। लेकिन कार्की सर और हाशमी जी के पास जा रहा हूं मैं। कार्की सर,
180 मीटर की दूरी से स्नाइपर का इस्तेमाल करके छत पे बैठ के प्रिसाइज लोकेशन पे गोली चलाना और नेक को हिट करना, मतलब बचने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। और ना एफबीआई को खबर है, ना सीआईए को खबर है, ना वहां की लोकल इंटेलिजेंस को खबर है, ना लोकल पुलिस को खबर है, ना उनके पास उनके एलआईयू पे कोई खबर है, ना उनके पास कोई इनपुट है। और ये दुनिया भर से, और हैं कौन? वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड है, ट्रंप के सेकंड रिजीम के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ट्रंप को दूसरे रिजीम में पहुंचाया। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, आप कहते हैं भाई हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया है। जी विवेक, पहली बात, मेरी जो कर्क जिनकी अभी दुखद मौत हुई है उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। बहुत दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई है। अभी जो समझ में ये नहीं आता है कि यूएस का एफबीआई है, उनकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, काफ़ी हद तक उसको जो दर्शाया जाता है कि ये काफ़ी मुस्तैद है और उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो प्लानिंग है, कम से कम बॉलीवुड में तो देख के यही लगता है कि बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग और उनके नेटवर्क है। लेकिन अगर हम देखें, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो खुद ट्रंप के ऊपर एक स्नाइपर ने इसी तरीके से अटैक करने की कोशिश की थी। गोली कान को छेदते हुए निकल गई, बच गए ट्रंप।